बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से। महाराष्ट्र की सियासत एक नई करवट ले सकती है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात कल होटल ग्रैंड हयात में हुई है और जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच ये मुलाकात दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच करीब 2 घंटे तक चली थी और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करने और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। तो मुंबई में फडणवीस और संजय राउत मिलते हैं। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो फडणवीस से मुलाकात पर संजय राउत ने कहा कि बहुत पहले ही फडणवीस से मुलाकात तय हो गई थी। सामना में इंटरव्यू के लिए मिला। हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। हमारी बैठक गुपचुप नहीं थी। संजय राउत ने ये बातें कही। संजय राउत ने मुलाकात को लेकर ये बातें बताई और उन्होंने कहा कि मुलाकात की जानकारी उद्धव को भी दी थी, यानी सीएम को भी इसकी जानकारी थी। सामना के लिए उनकी मुलाकात इंटरव्यू में साक्षात्कार लेना चाहता था, लेकिन टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ था। कोरोना हो गया, ये हो गया। और भी एक महाराष्ट्र में जो कुछ साहित्य विषयक संस्था है, कुछ प्रेस क्लब्स है बड़े, उनका भी ये कहना है कि मैं एक देवेंद्र जी की मुलाकात जाहिर तौर पर पब्लिक के सामने, तो इस बारे में भी मैं बात कर रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लोगों की एक मांग है कि मैं आपके साथ मंच पर आकर बात करूं। ऐसा है कि हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है ना। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। आइडियोलॉजिकल या कोई भूमिका पर हमारे विवाद हो सकते हैं, तो इसलिए हमने उनसे बात की। और ये कोई जो हमारी बैठक थी वो कोई गोपनीय नहीं थी। हम कोई बंकर में अंडरग्राउंड नहीं बैठे थे, खुलेआम लोगों के सामने बैठकर बात कर रहे थे। तो संजय राउत को सुन रहे थे आप। इस मुलाकात के बारे में वो बता रहे थे, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये बेहद अहम हो जाता है। कई सवाल हैं। क्या शिवसेना को कोई बड़ा ऑफर मिला है? क्या शिवसेना बीजेपी के बीच कोई बड़ी डील हुई है? और क्या ड्रग्स केस में शिवसेना बैकफुट पर आ गई है? मुलाकात के मायने क्या है? क्या शिवसेना का कांग्रेस एनसीपी से मोह भंग हो गया है? और 5वां सवाल, क्या शिवसेना बीजेपी अपनी लड़ाई छोड़ फिर से साथ आ सकती है? तो ये तमाम सवाल हैं जिसे लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। शिवसेना नेता संजय राउत की बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शिवसेना का बीजेपी के नजदीक आने की अटकलें तेज हो गई हैं, वहीं पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गई है। शिरोमणि अकाली दल कृषि बिल से नाराज थी। इसी नाराजगी के चलते हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था और अब अकाली दल ने एनडीए का साथ ही छोड़ दिया है। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल और इधर पंजाब में बीजेपी से अकाली दल का साथ छूटना, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से विनोद जगदाले हैं, यहाँ दिल्ली से अमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पंजाब की राजनीति, वहां की स्थिति को समझने के लिए विशाल एंग्रिश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ हैं। विनोद, ये जो गुपचुप मुलाकात हुई है, मायने इसके कई हैं। हालांकि संजय राउत और बीजेपी दोनों ही इस बात से मना कर रहे हैं कि कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं, ये सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए मुलाकात थी, सामना के लिए। लेकिन क्या वहां से अंदर से खबरें छनकर आ रही हैं? इस मुलाकात के क्या मायने निकाले हम? देखिए, सबसे एक जरूरी बात होती है कि अगर किसी का इंटरव्यू आपको करना है, देखिए सामना आजकल क्या करता है कि ऑडियो वीडियो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो मराठी न्यूज चैनल पर पब्लिश होते हैं। तो उसके लिए अगर समय चाहिए तो आप फोन कॉल पे भी समय ले सकते हो या एसएमएस के द्वारा भी दोनों का वक्त तय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गुप्त तरीके से बैठक हुई और इसको एक अच्छा नाम दिया जा रहा है कि नहीं, सामना के लिए इंटरव्यू करना था तो इसके लिए मुलाकात हुई। मुलाकात कितने घंटे हुई? 1.5 से 2 घंटे। अब ये मुलाकात ऐसे वक्त पे हुई है, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है। इस 3 पार्टियों की सरकार में सबसे ज्यादा हावी है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार जो सबसे ज्यादा सरकार पर हावी है और कहीं ना कहीं इससे शिवसेना और कांग्रेस
नाराज दिखाई पड़ रही है। कई मुद्दे हैं उस पर इनके बीच में नहीं जम रही है, तो ये मुलाकात उसके लिए काफी अहम है। दूसरा, आपने देखा ही होगा कि एनडीए का कुनबा बिखरता जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू को वहां से निकलना पड़ा एनडीए से, उसके बाद शिवसेना निकली और अब अकाली दल। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि नहीं, एक मजबूत साथी जो हिंदुत्ववादी है वो उनके साथ रहे। तीसरी बात करें तो चंद्रकांत दादा पाटिल जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 3 से 4 महीने पहले एक अहम बात कही थी। वो बात उन्होंने कही थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे कोई भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव वो एक साथ नहीं लड़ेंगे। चौथा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक है और निर्दलीय और अन्य उसके जो दोस्त है उसकी मिला के आंकड़ा 223 तक जा रहा है। 144 वहां पर विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो नंबर गेम में 20 से 21 विधायक कम है। इतनी बड़ी टूट फिलहाल महाराष्ट्र में संभव नहीं है। जो टूट कर्नाटक में की गई वो संभव थी, मध्य प्रदेश में की गई, लेकिन महाराष्ट्र में ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं ये दूसरे एक साथ आने की बात यहाँ पर फिर से उठने लगी है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऑफर भी दिया गया होगा। ये बात का नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, लेकिन विनोद, जिस तरह का समीकरण आप बता रहे हैं और नंबर्स भी आपने यहाँ पे जिक्र कर दिया, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं महाराष्ट्र का सियासी समीकरण क्या है। हमारे साथ इस बीच अभय दुबे भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन उससे पहले हम जो पंजाब में जो स्थिति बनी है और उससे हम महाराष्ट्र को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो विशाल, 22 साल पुराना रिश्ता टूटना ये कोई मामूली बात नहीं है। पंजाब में आने वाले चुनाव को लेकर ये फैसला अकाली दल ने लिया है या बीजेपी की जिद है? पॉलिटिकली इसे कैसे देखा जा रहा है पंजाब में ये जो गठबंधन टूटा है उसे? और से काफी प्रेशर भी बना हुआ था। पंजाब में जो किसान आंदोलन है लगातार ही तेजी भी पकड़ता जा रहा था और बीजेपी के खिलाफ एक लोक लहर भी पैदा हो रही थी और उसी के चलते लगातार ही अकाली दल के ऊपर प्रेशर भी था। सबसे पहले हरसिमरत कौर बादल ने जिस तरह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद कहा कि गठबंधन में उनकी सुनी नहीं जा रही, ना उनसे कोई विचार चर्चा की जा रही है, बल्कि 3 महीने से वो लगातार ही प्रधानमंत्री ऑफिस हो चाहे कृषि मंत्री हो उनको कहती आई है कि पंजाब के किसानों का जो 3 बिल है उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, जहां उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो जो केंद्रीय कैबिनेट है उनको अलविदा कह के वापस पंजाब आ जाए। और ऐसा ही अब अकाली दल के ऊपर भी हो रहा था, तो लगातार ही दबाव भी था, क्योंकि जो अकाली दल का वोट बैंक है वो जो रूरल ज्यादा और शहरी कम है, और रूरल क्षेत्र के जितनी भी सीट थी ना, अकाली दल के जितने भी ग्राउंड लेवल के नेता थे वो लगातार ही कह भी रहे थे। लेकिन जब ये गठबंधन बना था, जब ये एनडीए बना था, तो उस समय अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ था वो हिंदू और सिखों की राजनीति के ऊपर हुआ था कि एक कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि आतंकवाद का दौर था और आतंकवाद के दौर के बाद ही 1997 में गठबंधन सरकार भी सामने आई थी। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और नेचुरल अलायंस जिसे कहते हैं हम, उस तरह से विशाल इसे हम देख सकते हैं। लेकिन शायद आगामी चुनाव पंजाब का बहुत अहम था और इसके लिए ये फैसला लेना पड़ा, जैसा कि आपने बोला कि दबाव लगातार उनके ऊपर, अकाली दल के ऊपर बन रहा था। जल्दी से अमित का हम रुख कर लें इस पर अपडेट के लिए। अमित, सेंटर में क्या असर पड़ेगा इसका? जो मुलाकात महाराष्ट्र में हुई है, क्या इसे सीधे हम कनेक्ट करें पंजाब में जो घटना घटी है उससे? यहाँ पर गठबंधन टूटता है, वहाँ पर अपने पुराने अलाई से मुलाकात होती है, पूर्व सीएम से संजय राउत ही मिलते हैं। किस तरह से देखें, सेंटर पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे पहली बात की जो पंजाब की राजनीति है उसको अलग देखना पड़ेगा और महाराष्ट्र की राजनीति अलग देखनी पड़ेगी। दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जहां तक पंजाब की बात है, शुरुआत पंजाब से करूंगा, क्योंकि कल ही रात को एनडीए से बाहर निकले हैं। अकाली दल और बीजेपी का रिश्ता कोई आज का नहीं है। 1967 में जब जनसंघ था तब पहली बार दोनों साथ आए थे, वहां पर सरकार बनाई थी और इसके बाद भी सरकार में वहां पर पंजाब में बीजेपी या तो जनसंघ के तौर पर या फिर बीजेपी तौर पर प्रकाश सिंह बादल के समर्थन में रहे थे वो लोग। लेकिन इस बार जो माहौल है एकदम डिफरेंट है। अगर आप देखें तो पिछले 5-7 साल में वापस चले जाएं
पंजाब की राजनीति में, तो बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात का दबाव था कि रिश्ता तोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी या फिर जो नाराजगी लोगों में अकाली को लेकर था, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ रहा था। तो ऐसे में बीजेपी जो टीम थी, जो बीजेपी की कोर टीम है, वो बार बार यही कह रही थी कि अकाली से रिश्ता तोड़िए। नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी से बाहर जाने का सबसे बड़ी वजह यही थी कि अकाली दल से रिश्ता तोड़ने की। और कहीं ना कहीं आप अगर इस पूरे पंजाब की राजनीति को देखें तो वहां पर बीजेपी और उनका रिश्ता जो है, अब प्रकाश सिंह बादल क्योंकि अब रहे नहीं, जो एक सम्मान था, जो एक रिश्ते को संभालने की स्थिति थी, वो अब रही नहीं। तो ऐसे में ये रिश्ता टूटना था और बीजेपी की तरफ से भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इस रिश्ते को बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि एक मौका था बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं थी कि वो ये संदेश दे कि अपने सबसे पुराने सहयोगियों को उसने बाहर किया है। यही मौका मिला जब वो पार्टी से खुद निकल गई, एनडीए से खुद निकल गई। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ बड़ा सियासी उलटफेर अभी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। अभी जो मुलाकात हुई है, आप उसके सियासी मायने बहुत से निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर सरकार स्टेबल है और वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है फिलहाल जिसमें यह दिखे कि एनसीपी कांग्रेस से बहुत नाराजगी है। दूसरी तरफ आप देखें तो वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और एनसीपी की नजदीकियां पिछले कुछ दिनों में कई बार देखी गई कि जब अप्रोक्सीमेटली दोनों की जो नजदीकियां वो काफी खुलकर सामने आई। तो ऐसे में जो संजय राउत है, और अगर आप देखें तो लेकिन बहुत अहम बात आपने पंजाब को लेकर अमित बताई कि बीजेपी को भी ये फीडबैक था कि अकाली दल को लेकर, जो एंटी अकाली दल को लेकर अलग होने की बात, यानी कि म्यूचुअली ये फैसला हुआ है कहीं ना कहीं, तभी इतना पुराना गठबंधन जो है वो टूटा है। अभय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी, आप बात सुन रहे होंगे, हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र और पंजाब दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। क्या इस मुलाकात को, फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात को ये देखें कि बीजेपी और शिवसेना एक नेचुरल अलाई रही है, लेकिन अलग हुए वो महाराष्ट्र चुनाव के बाद, फिर से आने की कुछ संभावनाएं आप देखते हैं इस मुलाकात के बाद? देखिए, पिछला चुनाव दोनों लड़ा था, प्राप्त किया, लेकिन के बंटवारे दोनों में विवाद हो गया। वो विवाद लंबा चला और इतनी कड़वाहट पैदा हुई कि वो अलग हो गए। इन दोनों के बीच में तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई इसको हम डील कहते हैं या कोई प्रस्ताव कहते हैं, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भारतीय जनता पार्टी ये ना मान ले कि वो शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देगी। असली झगड़ा इस बात पे था कि भाई शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए जी, और फडणवीस अपना मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ना नहीं चाहते थे। और जाहिर है उनका मानना था कि हमारे पास ज्यादा संख्या है और हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले भी हम मुख्यमंत्री थे। तो जब तक मुख्यमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं दोनों पार्टियों की, उसके बीच में कोई समझौता नहीं होगा, तब तक दोनों के बीच में किसी किस्म का तालमेल नहीं हो सकता। अभी 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, 3 पार्टी जब होती है कुछ न कुछ उसमें मतभेद थोड़े बहुत होते हैं। अभी कंगना राणावत के सवाल पर, दूसरे सवालों पर कुछ मतभेद सामने आए थे, लेकिन ये मतभेद इतने बड़े नहीं है कि ये सरकार टूट जाए। तो मैं आपके संवाददाता जो विश्लेषण कर रहे थे उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। अभी महाराष्ट्र में सरकार ठीक ठाक चल रही है और मुझे कुछ प्रेशर है सर। अगर सुशांत सिंह राजपूत केस को ही हम देखें, जिस तरह से वहां मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार घिरी है, क्या उसको लेकर एक प्रेशर है? इस मुलाकात में कुछ चीजों को कोशिश किया जाएगा सुलझाने के लिए, उस नजर से भी देखें, सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, सामना के लिए। कंगना राणावत के सवालों का कैसा जवाब दिया जाना चाहिए, उसमें शिवसैनिकों की और शिवसेना की क्या भूमिका रही, इन तमाम सवालों को लेकर मतभेद है। इस पर शरद पवार ने भी टिप्पणी की है, कांग्रेस के नेताओं ने भी टिप्पणी की है और शिवसेना वालों ने उसका जवाब भी दिया है। सार्वजनिक विवाद भी हुआ है लोगों के बीच जी, लेकिन ये विवाद इतना संगीन नहीं है कि उनकी सरकार की स्थिरता के ऊपर असर पड़े। तो इस लिहाज से मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक स्थिरता है। एनसीपी को लेकर कुछ टिप्पणी कीजिए सर। ये कहा जा रहा है कि एनसीपी जो है वो एक दबाव में रखे हुए है शिवसेना को, चाहे वो बहालियों को लेकर हो, पुलिस भर्ती को लेकर हो, तो एनसीपी का एक दबाव है महाराष्ट्र में शिवसेना के ऊपर। तो क्या वो कुछ पॉसिबिलिटीज अपने नेचुरल अलाई में ढूंढ सकती है? क्या कुछ वर्कआउट करने की कोशिश तो होगी? 2 घंटे की मुलाकात ऐसे ही तो नहीं हुई होगी। उंगली रख रही है, उनको सही जगह उंगली रख रही है। इस सरकार के ऊपर शरद पवार खासतौर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसका एक प्रभाव है सरकार के ऊपर जी। और उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि वो प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर हैं, वो अनुभवहीन है। दूसरे, उद्धव ठाकरे की एक बहुत महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की,
तो उस मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी सरकार की जो स्वायत्तता होती है उसको उन्होंने एक हद तक खोया भी है। लेकिन एक चीज आपने प्राप्त की है और दूसरी चीज आपके हाथ से थोड़ी बहुत निकली है। लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना ने सत्ता शीर्ष पद प्राप्त करने के लिए जो समझौता किया है उस समझौते में उनकी मनचाही मुराद उनको मिल गई। उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला हुआ है और उनके मुख्यमंत्री पद के ऊपर कोई चुनौती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी कोशिश कर रही है वो मुख्यमंत्री पद उसे छीन लिया जाए। तो जब तक वहां चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक शिवसेना इन दोनों अपने सहयोगियों के साथ में बनी रहेगी। अभय जी, पंजाब पर भी आप पर आऊंगी, उससे पहले अपने सहयोगी विशाल से बात कर लेती हूँ। विशाल, अमित ने एक बहुत अहम बात की कि बीजेपी भी शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कि इस अलाई को आगे ले जाया जाए। नाराजगी बीजेपी को भी थी किसान बिल को लेकर। क्या बीजेपी इस उम्मीद में थी कि अकाली दल उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन चुनाव की वजह से एक दबाव में आकर अकाली दल ने पूरी तरीके से इसमें स्टैंड ले लिया बीजेपी के खिलाफ? आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये म्यूचुअली हुआ है पंजाब में? किस तरह का संदेश जो है वहां पंजाब में मतदाताओं तक जाएगा, वहां की जनता में जाएगा? देखिए, जो बीजेपी थी पहले 23 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती थी और 117 सीटें हैं, बाकी के चुनाव अकाली दल लड़ता था। लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी 50-50 की बात करने लगी थी कि हमें 50 सीटें दी जाए, लेकिन अकाली दल ने किसी भी तरह से उसका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन जिस तरह से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, चाहे उसमें व्यापारी कूद गए पंजाब में, क्योंकि पंजाब की जो आर्थिकता है वो कृषि के ऊपर ही निर्भर करती है और यही कारण था कि मंडियों के जो आड़ती थे, पल्लेदार थे, जहां जितना भी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कारोबार था वो सारे। जी चलिए विशाल, आपके पास मैं लौटती हूं। तो पंजाब में एनडीए को बहुत बड़ा झटका मिला है। एनडीए से शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया है। आगामी चुनाव को लेकर कहा जा रहा है ये अहम फैसले लिए गए हैं और बहुत हद तक ये म्यूचुअली हुआ है, जैसा कि विशाल बता रहे थे। और शुक्रिया विशाल आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमित, आपका भी शुक्रिया। विनोद हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे। अभय जी, शुक्रिया आपका, आप महाराष्ट्र की राजनीति पर जो आपने अहम टिप्पणी की और हमें उस स्थिति के ऊपर जो एनालिसिस आपने दिया उसके लिए शुक्रिया। तो सुखबीर सिंह बादल ने किया अलग होने का ऐलान। अलग हो चुकी है अकाली दल एनडीए से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।